हेलो बच्चों। कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका K3edu चैनल पर। आज हम इसके पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, हम लोग ओम्स लॉ पढ़े थे। तो ओम्स लॉ से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं जो आपसे सॉल्व हो जाएंगे, है ना। तो चलिए छोटे छोटे न्यूमेरिकल को देखते हैं, बहुत छोटे छोटे हैं, स्मॉल है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ये है पोटेंशियल डिफरेंस between two points of wire carrying 2 ampere current is 1 volt, 0.1 volt. Okay, calculate the resistance of these points, है ना। देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपका जो है पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में कितना है, 0.1 वोल्ट है, और उसमें करंट कितना है, 2 एम्पियर है। कितना है, 2 एम्पियर करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस आपका 0.1 वोल्ट है। तो आपको निकालना है क्या, रेसिस्टेंस इन पॉइंट्स के बीच में। ठीक, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बनाने की। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं अपन, गिवन। क्या क्या गिवन है भाई, पोटेंशियल डिफरेंस P डॉट डी लिख लीजिए इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट, करंट I इज इक्वल टू आपका दिया है कितना, 2 एम्पियर दिया है, 2A। ठीक, तो आप जानते हैं ओम्स लॉ के फॉर्मूला से क्या निकालना है आपको, रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू वाट, ये निकालना है। फॉर्मूला जानते हैं बाई ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ के हिसाब से V बराबर IR निकालना क्या आपको है, R। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बाई में I। V क्या है आपका पोटेंशियल डिफरेंस, और I जो है करंट है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया है, 0.1, अपन में I कितना दिया है, 2, है ना। तो इसको हटाएंगे, पॉइंट को यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1/20 हो जाएगा। और इसको करेंगे 25 जा 100। कैलकुलेशन तो करने आता है ना, कि नहीं आता है, कैलकुलेशन करने आता होगा आई थिंक। तो इसका कितना हो जाएगा, 0.05 ओम, दैट इज द आंसर। यानी R बराबर क्या आया, 0.05 ओम। ठीक, कोई दिक्कत किसी को समझने में। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसमें तो कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। हमने केवल सिंपल से फार्मूले का यूज किया, V इक्वल टू IR, और R इक्वल टू क्या होता है, V बाई I होता है। V आपका 0.1 वोल्ट दिया है, और करंट दिया है 2 एम्पियर। आराम से आप निकाल सकते हैं इसको, कैलकुलेशन नहीं करने आता होगा तो कर सकते हैं आप ऐसे, है ना। 20 तो जा नहीं रहा है तो पॉइंट देंगे, 0 आ गया, फिर आप एक 0 देंगे तो ये 100 हो जाएगा, और 25 जा 100, यानी ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, तो इतना आएगा 0.05 ओम। इसमें किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये तो हो गया होगा, मिटा सकते हैं, है ना, मिटा देते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन फटाफट क्वेश्चन करेंगे वरना टाइम लग जाएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं।
दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है? दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट, a simple electric circuit has a 24 volt battery, 24 volt battery and a resistor of 20 ohm एंड रेसिस्टर ऑफ 60 ओम है। जो क्वेश्चन में कंटेंट्स दिए गए उसको ही लेकर चलते हैं। दूसरा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट विल बी द करेंट, व्हाट विल बी द करेंट इन द सर्किट, इन दी सर्किट। ठीक, क्या दिया है क्वेश्चन? एक इलेक्ट्रिक सर्किट है जिसमें 24 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, उसका रेसिस्टर 60 ओम है। आपको बताना कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। क्वेश्चन आपके सामने, फिर से पढ़ लीजिए। कोई भी एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसके अंदर क्या है बाबू? 24 वोल्ट का बैटरी है, 24 वोल्ट की बैटरी है, 60 ओम का इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस है। आपको क्या बताना है? आपको बता रहा है कि इसमें करंट कितना होगा। तो देरी न लगाते हुए हम लोग क्या लिखेंगे? सबसे पहले गिवन, क्या क्या गिवन क्वांटिटी, गिवन में क्या है आपका? वोल्ट जो दिया है 24 दिया है, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया है वो 24 वोल्ट दिया हुआ है। रेसिस्टर जो है आपका 60 ओम दिया है, रेसिस्टेंस की वैल्यू दिया है 60 ओम। ठीक है, तो अब फॉर्मूले का यूज करेंगे। कौन से फॉर्मूले का? B = IR। तो क्या हो जाएगा? आपको क्या निकालना है बाबू? I = V/R। V कितना है? 24 अपॉन में 60 है, इसको कटाएंगे। 6 4 जा 24 और 6 10 जा 60, ऐसे रहने देंगे। 4/10 इसको निकालेंगे तो 0.4 एम्पियर आंसर। क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर, यानी ऐसे लिख सकते हैं आप, करंट = 0.4 एम्पियर निकला आपका। ये आंसर हो गया। बात समझ में आई? सिंपल सा सवाल है, फॉर्मूले पे यूज करके आप बना सकते हैं आराम से। आपको गिवन क्या था? आपको गिवन था पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज गिवन था आपको, और आपको रेजिस्टेंस गिवन था। आपको निकालना क्या था? फाइंड आउट क्या करना था? करंट निकालना था इलेक्ट्रिकल सर्किट में। ये सर्किट कैसा है? सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिटा सकते हैं? मिटा देते हैं। ठीक, ओके। बोर्ड के एग्जाम में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में दिए जा सकते हैं, है ना, या 2 नंबर के सवाल में भी रह सकता है ना। तीसरा क्वेश्चन है, एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट carries out an experiment, and plot has VI वोल्टेज और करंट, है ना, वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। एक स्टूडेंट है ना, वो एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है और ग्राफ को उसने प्लॉट किया, VI ग्राफ को। देखेंगे VI ग्राफ कैसा है। VI ग्राफ ऑफ 3 सैंपल्स ऑफ नाइक्रोम वायर with resistance R1, R2 and R3, resistance R1, R2 and R3 respectively
रेस्पेक्टिवली एज शोन बिलो, जो नीचे दिया गया है, एज शोन बिलो। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू बताना। ऑप्शन दिया हुआ है, ग्राफ दिया हुआ, ग्राफ को आप बना लेंगे। ग्राफ यहां बना लो। कौन सा ग्राफ है? ये VI ग्राफ है, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है ये। एक रेसिस्टर ऐसे है R1, एक रेसिस्टर ऐसे R2, एक रेसिस्टर ऐसे R3। 3 रेसिस्टर लगे हुए हैं, 3 रेसिस्टर हैं, ठीक। ऑप्शन ए दिया है आपका R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 दिया हुआ है। ऑप्शन बी R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। सी दिया हुआ है R3 R2 R1। डी दिया है R2 R3 और R1, ठीक है। क्वेश्चन क्या है इसको समझिएगा। एक स्टूडेंट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया IV ग्राफ के अंदर, VI ग्राफ के अंदर वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। उसने 3 सैंपल लिया इसका नाइक्रोम वायर का, और उसने क्या देखा कि रेजिस्टेंस का जो प्लॉटिंग उसने किया इस तरीके से किया। आपने ओम्स लॉ में पढ़ा था ग्राफ के बारे में कि जो VI का ग्राफ होता है वो कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा ग्राफ होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। और ये जो स्लोप होता है वो स्लोप क्या होता है? रेसिस्टर का स्लोप होता है। कैसे निकाले थे? V बराबर IR, R बराबर V बाई I, ऐसे करके निकाला हुआ था ग्राफ। कुछ याद आ रहा है? ओम्स लॉ में ऐसे ग्राफ तो देखा था आपने, स्ट्रेट लाइन ग्राफ को, है। तो चलिए उसी तरह का ग्राफ है। आपको पूछ रहा है इसमें से कि बताइए कि रेसिस्टर में जो रिलेशन है, जो आपके रेसिस्टर्स हैं R1 R2 R3, तो इनमें क्या आपका रिलेशन बनेगा? जो आपके वायर के दिए हैं रेसिस्टेंस, है ना, वायर के जो रेसिस्टेंस दिए हैं R1 R2 R3, इनमें क्या रिलेशन है आपको ये बताना है। बस सिंपली यही करना है। तो आप क्या करेंगे कि ये जो स्लोप होता है, स्लोप किसका था? ये R का स्लोप होता है। तो R का स्लोप देखिए, स्लोप का मतलब और कुछ नहीं होता है, एंगल होता है। ये एंगल है, मान लो यहाँ पे कुछ रहता तो ये एंगल होता। तो ये एंगल क्या है? ये आप मालूम है कि ये हम लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं? 0 डिग्री से 90 डिग्री की तरफ। यानी यहाँ से एंगल क्या हो रहा है? इसका एंगल कम, इसका एंगल ज्यादा, इसका एंगल उससे भी ज्यादा हो जाएगा। यानी एंगल देखा जाए तो ये 90 डिग्री हो जाएगा करीबन, और ये जो छोटा वाला 30 ऐसे कुछ होगा, है ना। तो उसी पर आधारित है, आपको इसके बीच में इसलिए रिलेशन, इसी से रिलेशन निकलेगा। तो आपका जो स्लोप है वो कैसा होता है इसका रिलेशन? तो R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप ऑफ IV ग्राफ। जो ग्राफ आपको दिया हुआ है उसके हिसाब से जिसका स्लोप कम होगा उसका R ज्यादा होगा, जिसका स्लोप कम होगा उसका R ज्यादा होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका R कम होगा, जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसका R कम होगा। तो यहां पर किसका स्लोप ज्यादा है? इसका कम है, इसका इससे ज्यादा है, और इसका इससे ज्यादा है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, फिर से समझो। जिसका स्लोप यदि छोटा रहेगा उसका रेसिस्टेंस वैल्यू उतनी बड़ी होगी। बात समझ में आ रही है? जिसका स्लोप जितना छोटा होगा उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, और जिसका स्लोप जितना बड़ा होगा उसकी रेसिस्टेंस की वैल्यू उतनी कम होगी। स्लोप का मतलब क्या होता है आप आगे क्लास में पढ़ेंगे, इसको बोलते हैं टैन थीटा। एंगल समझो यार ना, छोड़ो हटाओ। एंगल समझो, जिसका एंगल सबसे कम उसका रेसिस्टर सबसे ज्यादा। ये समझ में आया होगा, है? तो जिसका एंगल सबसे कम है उसका रेसिस्टर सबसे ज्यादा होगा। यानी रेसिस्टर की वैल्यू देखा जाए, किसका एंगल कम है? आपको देखने में आ रहा होगा कि R3 का एंगल कम है एज कंपेरिजन टू R2 एज कंपेरिजन टू R1। यानी R3 का एंगल सबसे कम, उसके बाद इसका थोड़ा सा उससे ज्यादा, इसका सबसे ज्यादा। यानी जिसका सबसे ज्यादा उसका रेसिस्टर, जिसका स्लोप सबसे ज्यादा उसका रेसिस्टर सबसे कम।
सबसे कम। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? आई थिंक सी। R3 को देखो, उसका स्लोप सबसे कम, उसका रेसिस्टर सबसे ज्यादा हो, तो R3 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R1। ये बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, ऐसे सवाल आए हुए हैं, ठीक है, फिर से भी आ सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 3 क्वेश्चन हुए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। और आसान आसान क्वेश्चन है, MCQ भी मिलेंगे इसमें, है ना, मिटा सकते हैं इसको। समझ में आया होगा आई थिंक। वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं, तो मिटाते हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है बेटा, है ना। चलते हैं आगे की तरफ। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। न्यूमेरिकल, सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल से क्वेश्चन है, कुछ MCQ है, एक साथ मैंने मिक्स कर दिया है ना। तो ये पूरा जो है न्यूमेरिकल है, बेस्ड किस पर? आपके ओम्स लॉ पर बेस्ड है। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड, ये तो बच्चा भी बना देगा, इससे पहले मैंने बताया है। द वेरिएबल रेसिस्टेंस इज कॉल्ड ए रेजिस्टर, बी रियोस्टेट, सी ओपन स्विच, और डी है आपका नन ऑफ दिस। N और T लिख दे रहे हैं, समझ में आ रहा होगा। तो क्या है वेरिएबल रेजिस्टेंस, किसको कहते हैं? तो भाई रियोस्टेट के बारे में आप जानते होंगे। रियोस्टेट क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो कि करंट को कंट्रोल करता है, रेसिस्टेंस को वेरिएबल बनाकर, रेसिस्टेंस को वेरी करके जो करंट का कंट्रोल करे, ऐसे डिवाइस को हम लोग रियोस्टेट बोलते हैं। मतलब वेरिएबल रेसिस्टेंस किस में हो सकता है? रियोस्टेट में। बात सही है ना? बात सही है ना? रियोस्टेट क्या है ये क्लियर हो गया होगा। एग्जाम में भी छोटे से फॉर्म में 2 नंबर में ये दे सकते हैं कि व्हाट इज रियोस्टेट, है ना, तो याद रखेंगे इसको अपने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां क्या कह रहा है। कह रहा है कि इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, देखो PD लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत है? शॉर्ट फॉर्म चलते हैं। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस across the two ends of the conductor is, a simple सा सवाल है। if the potential difference across the two ends of the conductor is 5 volt and current is 0.2 ampere, what is the resistance of conductor? What is the resistance of conductor? पोटेंशियल डिफरेंस किसी 2 एंड्स कंडक्टर का होता है ना, कंडक्टर का ये एंड है, ये एंड है, इन 2 एंड के बीच में आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस वो कितना है? 5 वोल्ट है। करंट आपका फ्लो हो रहा है 0.2 एम्पियर। तो पूछ रहा है कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट का अपोज करता है, करंट का अपोज करता है, तो उसी के बारे में निकालना है। क्या निकालना है? रेजिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला के साथ जाएंगे। गिवन क्या क्या है? गिवन आपका है जो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टेज है, वोल्टेज कितना है भाई? 5 वोल्ट है। करंट कितना दिया हुआ है? करंट आपका दिया हुआ है 0.2 एम्पियर दिया हुआ है। फॉर्मूले का यूज करेंगे, V बराबर IR। R बराबर क्या होता है? V बाई I होता है। V कितना है? 5, करंट कितना है? 0.2, पॉइंट यहाँ से हटाएंगे, 10 के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 5 जा 10, यानी रेजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 25 ओम। R बराबर 25 ओम आंसर है।
बात समझ में आ रही है? वोल्टेज दिया हुआ है, करंट है, आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालनी है, R बराबर V बाई आई। सिंपल है, समझ में आया ना? सिंपल है, सिंपल से फॉर्म पे बना हुआ है, इसमें लफड़ा का है का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे जो है ना मजा आएगा। रेजिस्टेंस जो है ना, कुछ फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को, वो जब पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक ना? उसके बाद क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा सा चेंज होगा, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, थोड़े सोचने वाले क्वेश्चन होंगे। फैक्टर पढ़ेंगे, रेसिस्टिविटी आएगी, है ना? चलो बहुत सारा चीज आएगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्या कर रहा है? हाउ मच current will an electric heater will draw from a 220 volt source if the resistance of the heater coil is 100 ओम। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि कितना करंट होगा, हाउ मच करंट। इलेक्ट्रिक हीटर में, घरों में जो यूज होता है इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल होता है, और उसका जो सोर्स है, हम लोग घरों में कितनी वोल्ट सप्लाई आती है मालूम है? मालूम होगा ही, 220 वोल्ट। कितना? 220 वोल्ट सोर्स, और वो होता है एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट। खैर उसके बारे में यानी समझना है, हम लोग को समझना है कि सोर्स आपका क्या है, 220 वोल्ट सोर्स है, यानी आपका पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज कितना है, 220 वोल्ट है। कितना है? 220 वोल्ट है। आपका जो हीटर का जो कॉइल है उसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो 100 ओम है। तो हम लोग के पास गिवन क्या है? आंसर गिवन क्या है? गिवन है आपके पास, क्या है गिवन? हाँ डायरेक्ट लिखते हैं ना, वोल्टेज, जो सप्लाई वोल्टेज आ रहा है वो है 220 वोल्ट, और जो आपका रेजिस्टेंस है आर की वैल्यू दी हुई है 100 ओम। फॉर्मूले का यूज करेंगे, V बराबर आई आर। क्या निकालना है आपको? आई ही तो फाइंड आउट करना है, या आई बराबर क्या हो जाएगा, V बाई आर। V आप लिख लेंगे 220 और आर है 100, ये जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2.2 एम्पियर, यानी करंट जो आपको निकालना था वो आएगा 2.2 एम्पियर। दैट इज द आंसर। समझने में कोई दिक्कत? वोल्टेज है, रेजिस्टेंस है, करंट निकालना है, फटाफट निकाल लेंगे, क्या समझे ना? वेरी गुड। चलिए इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं इसको मिटा देता हूं। वीडियो पॉज करके देखते जाइएगा, है ना? फटाफट चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 7 नंबर, द पोटेंशियल डिफरेंस। देखो P डॉट डी लिख रहे हैं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है। द पोटेंशियल डिफरेंस between the terminals of an electric heater is 60 volt
when it draw a current of when it draw a current of 4 ampere from the source है ना। what current will the heater draw if the potential difference increased to 120 वोल्ट। क्वेश्चन को समझिएगा, क्वेश्चन अच्छा है, खराब नहीं है। देखिए, दो टर्मिनल के बीच में जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो 60 वोल्ट है और इस 60 वोल्ट के कारण आपका 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। कहां से प्रोड्यूस हुआ है? ये सोर्स से प्रोड्यूस हुआ है और 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। अब क्या करा अगले क्वेश्चन, अगले केस में, उसमें यह कह रहा है कि कितना करंट और होगा इसमें। जैसे क्या था पहले का वाला कंडीशन जो था, फर्स्ट केस 60 वोल्ट था, 4 एम्पियर था। दूसरा केस ये कह रहा है कि करंट आप बता दो जब आप पोटेंशियल डिफरेंस जो 60 था उससे इंक्रीज करके आपने क्या करते हैं 120 वोल्ट कर दिया। इसका दो फॉर्म होगा, दो तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको मेन समझना है, ठीक है। यहां समझिएगा, गिवन क्या दिया हुआ है आपको, आंसर की शुरुआत करते हैं। गिवन आपका दिया है पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज दिया है, ये कितना दिया है 60 वोल्ट दिया है। करंट दिया है आपका 4 एम्पियर। दो कंडीशन है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका नाम हम लोग V1 रख देते हैं, इसका नाम I1 रख सकते हैं ना। बस समझ में आ रही है ना। दो केस है, एक केस में आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ 60 वोल्ट, करंट दिया हुआ है। अगला जो केस है उसमें आपका पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दिया है, पूछ रहा करंट की वैल्यू बता दो, तो सिंपल सा फॉर्म है, बन सकता है। तो यहाँ पर V1 I1 है, फॉर्मूले का यूज करेंगे, V1 इक्वल टू I1 R1, ठीक है, I1 R1। यहाँ पर देखेंगे R1 इक्वल टू क्या है, V1 बटा में I1 है। V1 कितना है 60 है, I1 कितना है 4 है, कटाएंगे 15 टाइम्स में कटेगा यानी 15 ओम आएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात एक है, आपने ओम्स लॉ में एक चीज पढ़ा था कि R इक्वल टू V बाई I। कहने का मतलब ये जो R था ये क्या था, कांस्टेंट था। मतलब इसी में वोल्टेज को आपने बढ़ाया, इसी मटेरियल में बढ़ाया वोल्टेज को, तो आपका जो रेसिस्टेंस होगा जो R1 है वो एज इट इज अगले केस में भी काम करेगा। यानी R1 और जो सेकंड केस होगा R2, वो दोनों का तो एक ही होगा, सेम होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 15 ओम ही आ जाएगी, ठीक है। इसमें क्या फाइंड आउट करना है, I2 आपको निकालना है और V2 आपका दिया हुआ है 120 वोल्ट, इंक्रीज करके आपने 120 वोल्ट बना दिया है। तो यहाँ पर फॉर्मूले का यूज करेंगे, कौन सा, V2 बराबर I2 R2। V2 क्या है 120, I2 निकालना है, R2 कितना है 15 है, तो I2 इक्वल टू 120 अपॉन 50, कटा दे 15 कितना बार में जाता है, 8 टाइम्स में जाएगा यार, 8 एम्पियर। तो आपका जो बढ़ा हुआ वोल्टेज था उसके कारण करंट निकलेगा 8 एम्पियर। किसी बच्चे ने कहा कि भाई समझ में नहीं आ रहा है, चलिए हम फिर से शुरुआत करते हैं। देखिए बाबू, कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन ये है कि आपका जो वोल्टेज है वो 60 वोल्ट है, वाले वाले कंडीशन में 60 वोल्ट है और करंट आपका 4 एम्पियर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि उसी मटेरियल में यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज कर दें, 120 वोल्ट कर दें,
तो करंट कितना होगा, सिंपल सा फॉर्म। तो पहला केस हमने क्या किया, जो गिवन था उसको लिख दिया V1 I1, पहला केस था इसलिए 1 और 1 लगाया है, कोई दिक्कत नहीं ना। फिर इससे क्या निकाला आपने, R1 निकाल लिया, R1 निकाल लिया। लेकिन ये मटेरियल क्या है, सेम है, सेम चीज में ऐसा हो रहा है, दो केस हमने केवल बना दिया। तो मान रहे कि अगला वाला जो रेसिस्टेंस पैदा हुआ वो क्या होगा, सेम ही होगा ना, रेसिस्टेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ओम्स लॉ यही कहता है कि रेसिस्टेंस इज मैथमेटिकली रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज टू करंट। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो है उसी को रेसिस्टेंस बोलते हैं। और ये क्या निकाला गया था, ये एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को निकाला गया था, यानी ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। उसके कारण आपने R1 और R2 को सेम रख दिया। I2 निकालना था, करंट जो सेकंड वाला टर्म में होगा वो निकालना था। V2 आपका दिया हुआ है, उसके हिसाब से आप इस फॉर्मूले का यूज किए और 120 वोल्ट इंक्रीज करने के बाद 60 से 120 वोल्ट इंक्रीज करने के बाद आपका जो करंट का वैल्यू होगा वो बढ़ गया। यहाँ पर करंट देखिए 4 एम्पियर था और यहाँ पर करंट हो गया 8 एम्पियर। चलिए बहरहाल अगला केस भी हम लोग देख सकते हैं, मतलब अगले मेथड्स के द्वारा भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहाँ सॉल्व करें, यहाँ तक नजर आ रहा होगा आई थिंक। चलिए देखिए, एक बहुत प्यारा सा फॉर्म दिया हुआ है, R इक्वल टू V/I, यानी R क्या है, सेम है, किसी भी केस में क्या है, सेम है। यानी हम लोग लिख सकते हैं R सेम है दोनों केस के लिए, तो हम लोग लिख सकते हैं V1/I1 इक्वल टू V2/I2। और ये क्या है, कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट है। R क्या कांस्टेंट है, तो हम लोग लिख सकते हैं V1/I1 इक्वल टू V2/I2। क्या निकालना है, अगला केस का करंट निकालना है। V1 आपका 60 दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 4, इसका दिया 120 और करंट निकालना है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो 120 इंटू 4/60, यानी 62 जा मतलब 8 एम्पियर। ये शॉर्टकट मेथड, ये थोड़ा सा लॉन्ग में जाता है, इसको समझना होता है इसलिए। यानी आपने I2 जो निकाला, ये जो करंट निकाला, इस फॉर्म का यूज करके निकाल सकते हैं। R सेम है, V1/I1 इक्वल टू V2/I2 होगा। इससे आप इस मेथड के द्वारा I2 मतलब 8 एम्पियर करंट निकाल सकते हैं। आई थिंक ये वीडियो थोड़ी समझ में आई होगी, थोड़ा फास्ट भी हो गया होगा, बट मैंने क्वेश्चन समझाने का प्रयास किया जो आपको समझ में आया होगा। ये न्यूमेरिकल बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटे हैं, आप आराम से इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। और अपना ख्याल रखें। चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, किसमें उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या क्या होगा कि रेसिस्टेंस के जो फैक्टर्स हैं, यानी फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस, इस टॉपिक के साथ पढ़ेंगे। और ये भी पढ़ेंगे कि रेसिस्टेंस जो पैदा हुआ वो क्यों हुआ, उसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे। मटेरियल के अंदर आपका कंडक्टर, रेसिस्टर जो है, कंडक्टर, रेसिस्टर और इंसुलेटर, जो अलग अलग मटेरियल हैं आपके, इसके बारे में पढ़ेंगे। एक चीज और जान लीजिए, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस अलग अलग होते हैं, रेसिस्टर और रेसिस्टेंस अलग अलग होते हैं। मैंने भी गलती से कहीं कहीं बोल दिया है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। तो रेसिस्टर जो होता है वो एक सबस्टांस है, रेसिस्टर क्या है, सबस्टांस है। लेकिन जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर का प्रॉपर्टी है जो करंट को अपोज करता है। तो ऐसा नहीं कि रेसिस्टर भी अपोज नहीं करेगा, रेसिस्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है करंट को। इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जो अगला वीडियो होगा उसमें पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए धन्यवाद, फिर मुलाकात होगी।